हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुमन बड़ोला। भारत का भूगोल प्रश्न पत्र में भारत की अपवाह प्रणाली के अंतर्गत आज हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो हम चलते हैं हिमालय की यात्रा पर, जो हिमालय ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत के मध्यवर्ती मैदानी भाग में प्रवाहित होने वाली गंगा, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र सभी नदियां विशाल हिमालय के हिमनदों से उत्पन्न होती हैं। हिमालय की उत्पत्ति एक दीर्घकालिक विवर्तनिकी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हुई थी। इस प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के अनुसार इसे विद्वानों ने दो अभिसारी प्लेटों की विनाशी सीमाओं के सहारे निर्माण का कारण माना। यहाँ पर भारत के संदर्भ में हम यदि समझें तो यूरेशियन प्लेट एवं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के एक दूसरे की तरफ अभिसरण के कारण मध्यवर्ती भूभाग में जमा अवसाद पे वलन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और हिमालय पर्वत का निर्माण इन दोनों ही भूप्लेटों के टकराव के कारण माना जाता है। जब इन दो प्लेटों का टकराव हुआ, ऐसी स्थिति में अधिक घनत्व की प्लेट का क्षेपण हो जाना और मध्यवर्ती भाग में भूपर्पटी का 33 सागरीय जो क्षेत्र था उसकी भूपर्पटी का वलन हो जाने के कारण हिमालय का निर्माण हुआ। इस प्रकार से यह प्रक्रिया इस दौरान हिमालय के अग्रभाग में पुनः एक लंबी खाड़ी का निर्माण हुआ। यह लंबी खाड़ी एक सकड़ी खाड़ी के रूप में जो बनी थी, इस सकड़ी खाड़ी के अंतर्गत निरंतर हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा बड़ी मात्रा में जमाव या अवसाद की क्रिया हुई, जिसे कहा जाता है अवसादीकरण की क्रिया। हिमोड़ का जमाव और जलोढ़ का जमाव नदियों के द्वारा अवसादीकरण की क्रिया संपन्न होने से इस मैदानी भाग का निर्माण हुआ, जहां पर इन नदियों के द्वारा निरंतर कई वर्षों तक जमाव के कारण कांप की मिट्टी का जमाव लगभग 3 से 3,500 मीटर की गहराई तक निरंतर होता रहा। यह मैदानी भूभाग, जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि यह मैदानी भूभाग पश्चिम में सिंधु और उसकी सहायक नदियों के द्वारा, मध्यवर्ती भाग में गंगा, यमुना, गंडक, घाघरा, रामगंगा, चंबल, बेतवा, केन इन सहायक नदियों के द्वारा और पूर्वी भाग ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा सिंचित हुआ है। इस भूभाग में महत्वपूर्ण यह है कि जो निक्षेपित भाग है उसका जमाव निरंतर रूपांतरित होता रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे कि पूर्व में हिमालय के उत्थान के पूर्व हिमालय के उत्तर में मानसरोवर झील से पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली इंडो ब्रह्म या शिवालिक नदी के रूप में जाना जाता है, जो शिवालिक नदी पूर्व से निकलकर पश्चिम की तरफ अरब सागर में गिर जाती थी। यह नदी पूर्व से पूरे उत्तरी भारत में प्रवाहित होती थी। मध्यवर्ती भूभाग में उच्चावचीय उत्थान और अवनयन के कारण ये दो जो मैदानी भूभाग है विभक्त हो गए और इस प्रकार से सिंधु नदी का बेसिन एवं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन का रूपांतरण हुआ और तत्पश्चात मानसरोवर झील के पश्चिमी भाग में जल प्रवाहित होना और सिंधु और उसकी सतलज जैसी सहायक नदियों के साथ प्रवाहित होकर के अरब सागर में गया। वहीं पर ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह
पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व की ओर प्रवाहित होकर के भारत में प्रविष्ट हुई। नमचा बरवा पर्वत पर घूमते हुए अरुणाचल प्रदेश, आसाम और प्रवाहित होती हुई संपूर्ण भारत के पूर्वी भाग को सिंचित करने वाली यह नदी, इसका प्रवाह क्रम निर्मित हुआ। यहाँ यह जानना आवश्यक है कि हिमालय की यह निकलने वाली तीनों ही नदियां जो कि महत्वपूर्ण नदियां हैं, ये नदियां इंडो ब्रह्म और शिवालिक नदी के पश्चात जब ये इनका प्रवाह क्रम परिवर्तित हुआ तो ये पूर्ववर्ती या एंटीसीडेंट रिवर के रूप में जानी जाती हैं, जो कि ब्रह्मपुत्र, सिंधु, भागीरथी महत्वपूर्ण नदियां हैं। ये नदियां एंटीसीडेंट रिवर्स भारत हिमालय के उत्थान के पूर्व प्रवाहित होने वाली ये नदियां मध्यवर्ती भाग के उत्थित होने के पश्चात भी अपने उसी प्रवाह क्रम में प्रवाहित होती रही। इस हिमालय का जब उत्थान हुआ तब यहाँ से निकलने वाली नदियों ने अपने प्रवाह मार्ग को बनाए रखा और अब हिमालय को पार करने में गहरी घाटियों, कंदराओं और गॉर्ज का निर्माण किया और ये गॉर्ज बहुत अधिक गहरी और सकड़ी होती गई और इन गॉर्ज के द्वारा प्रवाहित होकर के ये भारत के उत्तरी भूभाग के मैदान का निर्माण करती है। हम मानचित्र में देख पा रहे हैं इस गूगल मैप पर कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के दक्षिण पूर्व में लगभग 1000 किलोमीटर दूर स्थित चिमयुंगडुंग नामक हिमनद से निकलती है। यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि हिमालय से सभी निकलने वाली नदियाँ अधिकांशतः हिमनदों से निकलती है, अतः इनमें वर्ष भर जल प्रवाह बना रहता है। गंगा नदी का उद्गम क्षेत्र गंगोत्री हम देख पा रहे हैं। इसी प्रकार हिमालय के उत्तर में मानसरोवर झील से निकलने वाली ये नदियां जो कि हिमालय में कैलाश श्रेणी को पार करती हुई प्रवाहित होती हैं। मानचित्र में हम देखेंगे कि कैलाश पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली यह नदी इस नदी के दक्षिण में जहां से उद्गम ब्रह्मपुत्र नदी का होता है, उसी के दक्षिण में सतलज और सिंधु नदी के स्रोत भी निकट ही है। हम पुनः वापस गूगल पर चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से ये प्रवाह क्रम हमें दिखाई दे रहा है। ये ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह क्रम यहाँ से इस दिशा में प्रवाहित हो रहा है। वहीं पर हम देखेंगे कि हिमालय को पार करके ये नदियां काट करके और अरब सागर की ओर प्रवाहित होती हैं। इस प्रकार से दोनों का ही उद्गम स्थल मानसरोवर के निकट पर पाया जाता है। मानचित्र पर यदि हम देखें तिब्बत में इस नदी को जो कि तिब्बत में प्रवाहित होती है, तो इस नदी को सांगपो रिवर के नाम से जाना जाता है। मानचित्र को जूम करके हम देख सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाह भारत में प्रविष्ट होने से पूर्व तिब्बत में सांगपो नदी के रूप में और अरुणाचल प्रदेश में नमचा बरवा के पर्वत जहां पर हिल रेंजेस लगभग 7756 मीटर की ऊंचाई पर पार करते हुए यह दक्षिण की ओर भारत में मुड़ जाती है। अरुणाचल में प्रदेश में प्रविष्ट करते हुए असम में प्रवाहित होती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है और इसके दाहिने किनारे से मिलने वाली नदियों और बाहिने किनारे से दोनों तरफ इसमें आकर के नदियों का प्रवाह क्रम मिलता है। हम इस मानचित्र में भी देख पा रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की नदियां इसमें तिस्ता, मानस और बूढ़ी दिहांग, लोहित, धनसिरी और कापिली इसकी मुख्य नदियां इसमें आकर के मिलती हैं। ये नदियां कुछ प्रवाह दिशा के विपरीत और कुछ प्रवाह के अनुरूप आकर के मिलती है और ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह क्षेत्र 3,40,000
वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत में यह लगभग 1346 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती है। इसकी कुल लंबाई 2580 किलोमीटर की है। बांग्लादेश में हम देखेंगे इसे मानचित्र पर, डिब्रूगढ़ एवं गुवाहाटी इसके नदी के किनारे पर बसे हुए महत्वपूर्ण नगर हैं। पूरे असम में यह जहाँ पर उपजाऊ घाटी को उपजाऊ बनाती है, वहीं पर बाढ़ के समय में अत्यधिक जल प्रवाह से विनाश का कारण भी बनती है। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि यह नदी पूर्व में गहरे गॉर्ज बनाती हुई युवावस्था का प्रतीक है, वहीं पर बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से विशालकाय डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा के पास ही उसके साथ जुड़ा हुआ डेल्टा के रूप में, जैसा कि हम मानचित्र पर देख पा रहे हैं, इस डेल्टा का निर्माण करती है। यह नदी डिब्रूगढ़ तक नेविगेबल है, जहां पर छोटी छोटी नावें तिब्बत की सीमा तक प्रविष्ट हो सकती है। इस नदी में आने वाली बाढ़ें यहाँ पर प्रसिद्ध है और यह नदी भारत, मानचित्र में हम देख रहे हैं कि 3 राष्ट्रों में भारत, तिब्बत एवं बांग्लादेश 3 राज्यों में प्रवाहित होती हुई अपने अंतिम स्तर उद्गम से लेकर के अंतिम स्थान तक प्रवाहित होती है। इस नदियों के प्रवाह क्रम को गंगा नदी के साथ यदि तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो चूंकि यह नदी भी विशाल स्तर पर प्रवाहित होती है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अपने जल से सिंचित करती हुई बंगाल की खाड़ी में आकर के मिल जाती है। इस प्रकार भारत का यह महत्वपूर्ण प्रवाह क्रम, जिसे बंगाल की खाड़ी में आकर के मिलता है, ब्रह्मपुत्र नदी के प्रवाह क्रम के रूप में जाना जाता है। गंगा नदी जहाँ पर अपने अंतिम समय में विभिन्न प्रकार के मैदानी भाग में कम ढलान होने के कारण इस प्रकार से विसर्पों का निर्माण करती है, ब्रह्मपुत्र नदी यह नहीं करती है। इस मानचित्र में हम देख रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम स्थल का हमने मानचित्र दिखाने का प्रयास किया है, जो कि मानचित्र मानसरोवर झील पर जाते हुए हिंदुओं का एक पवित्र स्थान है, जहाँ पर विभिन्न यात्रियों का दिखाया गया है। राक्षस ताल और लिपु लेक नेपाल और लिपु लेक और छागू लेक, इन सब क्षेत्रों से होता हुआ ये मानसरोवर झील पर जाता हुआ ये मार्ग भारत, चाइना और नेपाल काठगोदाम से कैलाश मानसरोवर के मार्ग को दिखाता है, जो कि भारत की एक महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा को प्रदर्शित करता है। धन्यवाद।